हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। मेरा नाम है वैभव। हम जब भी आईपीसी या बीएनएस पढ़ते हैं और उसमें भी हम रेप वाले प्रोविजंस जब पढ़ते हैं, ये सब पढ़ने के बाद हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ संबंध बनाता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और वो भी उसकी कंसेंट के बिना, उसकी सहमति के बिना, तो क्या इस चीज को हम अपराध की श्रेणी में मानेंगे? क्या हम इसको रेप मानेंगे या नहीं? तो ये क्वेश्चन के बाद हमें जवाब मिलता है कि नहीं, इसको हम अपराध नहीं मानेंगे। इसका मतलब हुआ कि हस्बैंड कभी भी अपनी वाइफ के खिलाफ रेप नहीं कर सकता, ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता। पर जब हम हाई कोर्ट्स के डिसीजन सुनते हैं, चाहे कर्नाटका हाई कोर्ट हो या अपनी दिल्ली हाई कोर्ट हो या उत्तराखंड हाई कोर्ट हो, इन सब अलग अलग हाई कोर्ट्स के जजमेंट भी अलग अलग आते हैं। एक हाई कोर्ट बोलती है कि नहीं, मैरिटल रेप जो है, यानी हस्बैंड जो अपनी वाइफ के साथ अगर संबंध बना रहा है वो भी उसकी सहमति के बिना, तो ये अपराध की श्रेणी में आएगा। दूसरी हाई कोर्ट बोलती है कि नहीं, ये अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। यानी कि अलग अलग हाई कोर्ट्स के अलग अलग डिसीजन होते हैं और इस वजह से हमें कोई भी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही कि मैरिटल रेप हमारे भारत में अपराध है या नहीं। अब इसी चीज को देखते हुए ये मैटर जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट इस मैटर पे सुनवाई कर रही है। अब ये जो मैटर पहुंचा, ये अलग अलग हाई कोर्ट्स के और अलग अलग रिट पिटीशन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अब सुप्रीम कोर्ट मैरिटल रेप अपराध है या नहीं, इस पे सुनवाई कर रही है। और इस पे सुनवाई करते हुए जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी पहुंचे, तो सुप्रीम कोर्ट ने तुषार मेहता जी से कहा कि हमने सरकार से एफिडेविट की डिमांड करी थी, जो उन्होंने अभी तक अपनी कोर्ट में पेश नहीं करी। इसके बदले में तुषार मेहता जी बोलते हैं कि सर, हमें सिर्फ, यानी हमारी सरकार को 7 दिन का, यानी 1 हफ्ते का समय दीजिए। हम 1 हफ्ते बाद इस मैटर पे अपना एफिडेविट या कोई भी जो रिप्लाई है, जवाब है, वो सबमिट करते हैं। 1 हफ्ते तक कोई भी इस केस की कार्यवाही या हियरिंग ना चलाई जाए। ये कहना था सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता जी का। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अलाउ कर दिया कि हम आपको 1 हफ्ते का समय दे रहे हैं, इस पे अपनी सरकार से बोलिए कि इस पे रिप्लाई करें, इस पे अपना एफिडेविट लगाएं कि वो चाहते हैं तो क्या चाहते हैं, अपनी जो राय है सरकार की इस अपराध से रिलेटेड कि मैरिटल रेप को भारत में रेप माना जाए या ना माना जाए, क्या कहना है भारत सरकार का, इस पे हमें रिप्लाई चाहिए। तो आइए जानते हैं कि पूरा मैटर है क्या, कौन सी हाई कोर्ट के माध्यम से, यानी किस हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ ये मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं मैरिटल रेप होता क्या है। तो मैरिटल रेप वो एक्टिविटी है, वो सेक्सुअल एक्ट है कि जब हस्बैंड अपनी वाइफ की सहमति के बिना सेक्सुअल एक्ट करता है, तो उसको हम मैरिटल रेप मानते हैं। भारत में मैरिटल रेप को हम अपराध की श्रेणी में नहीं मानते और इसी वजह से ये मैटर अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। ठीक, अब बात करते हैं ये लिखा कहां पर है। जो हमारा आईपीसी का सेक्शन 375 था, उसका जो एक्सेप्शन क्लॉज था, वहां पे ये लिखा था कि अगर कोई आदमी अपनी वाइफ के साथ संबंध बनाता है, उसकी कंसेंट के बिना, उसकी सहमति के बिना सेक्सुअल एक्ट करता है, तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता। बट इसमें एक कंडीशन है कि अगर वाइफ की एज आपकी 18 साल से कम हुई तो हस्बैंड ने अपराध किया है। अन्यथा अगर वाइफ की एज 18 या 18 साल से ऊपर है, यानी कि वाइफ आपकी मेजर है, तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक, इवन अंडर द न्यू लॉ दैट इज बीएनएस, जैसे हमारा आईपीसी अब बदल के भारतीय न्याय संहिता हो चुका है, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा जो हमारी 63 है, उसमें भी बोला गया मैरिटल रेप अपराध नहीं है। यानी कि ये तो स्पष्ट हो चुका है भारत सरकार की तरफ से कि भारत में मैरिटल रेप को हम अपराध की श्रेणी में नहीं मानेंगे। अगर मानते तो वो यहाँ पर जरूर कोई ना कोई धारा देते, बट ऐसा कुछ है नहीं। अब ये जो मैटर पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट में, ये 2 अलग अलग हाई कोर्ट के जजमेंट की वजह से पहुंचा है। पहला जो जजमेंट है वो है दिल्ली हाई कोर्ट का, जिसमें हमारे 2 जस्टिस इस केस की सुनवाई कर रहे थे। एक जज का कहना था कि मैरिटल रेप हमारा एक अपराध है और दूसरे जज बोल रहे थे कि मैरिटल रेप अपराध नहीं है। यानी कि 2 जजेस की बेंच में सुनवाई चल रही थी और दोनों जजेस का जो ओपिनियन था वो अलग अलग था। तो एक तो मैटर हो गया दिल्ली हाई कोर्ट का और इस स्प्लिट वर्डिक्ट की वजह से ये मैटर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। दूसरी हाई कोर्ट है कर्नाटका हाई कोर्ट। कर्नाटका हाई कोर्ट में जो ये केस चल रहा था, ये सिंगल बेंच जज सुन रहे थे और उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ के खिलाफ जो बिना सहमति के सेक्सुअल एक्ट किया है, इसको हम मैरिटल रेप की श्रेणी में मानेंगे, यानी कि ये अपराध है। और कर्नाटका हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति को सजा भी सुनाई थी। तो जिस व्यक्ति को सजा सुनाई गई वो फिर पहुंचा सीधा सुप्रीम कोर्ट कि सर, मैरिटल रेप तो अपराध है नहीं, बट कर्नाटक हाई कोर्ट ने मुझे सजा सुना दी, तो ये कहेगा मुझे न्याय मिला। तो अब इस वजह से ये मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया 2 हाई कोर्ट की वजह से, एक तो कर्नाटक हाई कोर्ट, दूसरी हमारी दिल्ली हाई कोर्ट।
और कुछ अलग अलग हमारी PILs भी हमारी सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई हैं मैरिटल रेप से रिलेटेड। अब 18 सितंबर को क्या हुआ है, पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो सुनवाई चल रही है हमारी सुप्रीम कोर्ट में किसके कौन कौन से जजेस हैं। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पार्डीवाला एंड जस्टिस मनोज मिश्रा, ये हमारे इस मैटर पे सुनवाई चल रही है। और सॉलिसिटर जनरल ने बोल दिया है कि अभी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी से सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ठीक है, आपका जो मैटर है अभी हम सुनवाई नहीं कर रहे हैं, बट हम आपको 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं, यानी 7 दिन का टाइम दे रहे हैं। सरकार से बोलिए इस मैटर पे अपना जवाब दायर करें। On 18 September, Supreme Court had said that it will decide the legality of the immunity granted to the husband from prosecution for marital rape solely on the legal principles, even if union government chooses not to file an affidavit into the matter। यहाँ पे 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर बोल दिया था कि ये जो ये अपराध नहीं माना जाता अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के अगेंस्ट जाकर सेक्सुअल एक्ट करता है, इसकी सुनवाई हम जल्दी से जल्दी करेंगे और लीगल प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए, लीगल सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए इसमें हम अपना फैसला सुनाएंगे। इवन दो भले ही इसके कि भारत की जो सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट है, वो अगर अपना रिप्लाई यानी जवाब दे या ना दे, हम इस मैटर पे अपनी सुनवाई शुरू कर देंगे। इट इज अ मैटर ऑफ लॉ, दे विल हैव टू आर्ग्यू ऑन द पॉइंट ऑफ लॉ इफ दे हैव चूजन नॉट टू फाइल एन एफिडेविट। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से ये बोल दिया था कि इवन दो भारत सरकार अगर एफिडेविट भी फाइल नहीं कर रही ना, तो ये एक विधि का क्वेश्चन है जो हमें डिसाइड करने का अधिकार है। तो अगर भारत सरकार आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो हम सुनवाई करना शुरू कर देंगे। ये हमारा एक विधि का क्वेश्चन है, मैटर ऑफ लॉ है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट काफी मतलब नाराज हुए जिन्होंने सॉलिसिटर जनरल से अपने ये कुछ तीखे क्वेश्चंस सॉलिसिटर जनरल के सामने रखे थे। अब बात कर लेते हैं ऐसे ग्राउंड्स कि किस वजह से मैरिटल रेप को हटा देना चाहिए, यानी कि मैरिटल रेप को भारत में लागू करना है। ठीक, पहला, इट इज अगेंस्ट द राइट टू इक्वालिटी, डिग्निटी एंड सेक्सुअल पर्सनल लाइफ। ठीक है, यहां पर जो भेदभाव किया जा रहा है, यहाँ पे जो भेदभाव किया जा रहा है लड़कियों से, यानी कि वो लड़कियां जो शादीशुदा हैं या वो लड़कियां जो शादीशुदा नहीं हैं, इनमें भेदभाव हो रहा है। भेदभाव कैसे हो रहा है, यानी कि अगर कोई शादीशुदा लड़की है उसके साथ अगर कोई ऐसा सेक्सुअल एक्ट हो रहा है जिससे उसकी सहमति नहीं मांगी गई, पर हस्बैंड को हम रेप के लिए नहीं कंसिडर करेंगे। वही हम दूसरी तरफ आते हैं जिनकी शादी नहीं हुई है लड़कियों की, उनके साथ अगर कोई व्यक्ति रेप करता है तो वो रेप की श्रेणी में है, वो अपराध की श्रेणी में है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, ये भेदभाव हमें खत्म करना है। तो यहां पर कहना हम ये है कि अगर हस्बैंड हो या हस्बैंड ना हो, कोई भी व्यक्ति बिना सहमति के लड़की के साथ कोई भी संबंध बना रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। वो हस्बैंड ये डिफेंस नहीं ले सकता कि मैं उसका पति हूं, मैं उसका हस्बैंड हूं। ठीक है, इट डिस्क्रिमिनेट्स, ये मैं आप बता चुका हूं। सेकंड पॉइंट, द प्रोविजन ऑफ मैरिटल रेप वाज एडेड इन आईपीसी बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नाउ टाइम हैज कम टू चेंज एज पर द प्रेजेंट सिनेरियो। यहां पे बोला गया है कि आईपीसी में जो प्रावधान लाए गए थे वो 1860 में लाए गए थे, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले। तो अब परिवर्तन बहुत ज्यादा हो चुका है हमारे देश में। ठीक, तो इस परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए अब समय आ चुका है कि आईपीसी में, बीएनएस में मैरिटल रेप की एक धारा बनाई जाए। हस्बैंड अगर बिना सहमति के अपनी वाइफ के साथ संबंध बनाता है तो उसको सजा मिले। इवन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 रिकॉग्नाइज मैरिटल रेप एज अ टाइप ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एंड सेक्सुअल अब्यूज, यानी कि जो हमारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है उसमें भी बोला गया है मैरिटल रेप को कंसीडर किया गया है एक डोमेस्टिक वायलेंस की तरह और सेक्सुअल अब्यूज। तो जब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में बताया गया है कि अगर कोई मैरिटल रेप करता है अपने वाइफ के साथ तो वो एक डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, यानी कि अपने आप ही में ही ये अपराध है और सेक्सुअल अब्यूज है। यानी जब यहां डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ये अपराध है तो आईपीसी में अपराध क्यों नहीं है, आईपीसी में अपराध बनना चाहिए। तो ये कुछ ग्राउंड्स थे। अब सरकार का क्या कहना है कि वो क्यों मैरिटल रेप को भारत में लागू नहीं करना चाहती, यानी मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में क्यों नहीं लाना चाहती, क्या तर्क है हमारी यूनियन गवर्नमेंट का, आइए जानते हैं। पहला पॉइंट है, गवर्नमेंट वाज नॉट कंसीडर मैरिटल रेप एज एन ऑफेंस। ये हम समझ चुके हैं, अगर मैरिटल रेप को भारत सरकार को अपराध की श्रेणी में डालना था तो वो हमारे भारतीय न्याय संहिता में कोई ना कोई प्रोविजन, कोई ना कोई सेक्शन, कोई ना कोई धारा जरूर शामिल करते। सेकंड, क्रिमिनलाइजिंग मैरिटल रेप वुड डिस्टेबलाइज मैरिज एंड वुड बी यूज्ड टू हैरेस हस्बैंड। यहाँ पे
जो सरकार का कहना है कि अगर हम मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में डाल देंगे तो कहीं ना कहीं जो एक मैरिज है, एक जो शादीशुदा जो संबंध होता है हस्बैंड वाइफ का, वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाएगा और वाइफ इस अपराध को हथियार की तरह यूज कर सकती है अपने हस्बैंड के खिलाफ। तो देखा जाए अगर भारत सरकार का ये सेकंड वाला पॉइंट, तो ये बिल्कुल कहीं ना कहीं कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात हम सबको पता है, वाइफ ने क्रुएल्टी जो हमारा सेक्शन 498A था उसको एक हथियार की तरह यूज किया था अपने परिवार, अपने हस्बैंड और अपने जो हस्बैंड के फैमिली मेंबर्स हैं उनके खिलाफ। तो ये भी एक संभावना हो सकती है कि अगर फ्यूचर में मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में रखा जाए तो वाइफ इसको एक हथियार की तरह यूज करके अपने हस्बैंड के खिलाफ यूज कर सकती है। Concept of marital rape does not apply in India because of cultural norms that view marriage as sacred। हमारे हिंदू लॉ में ये बोला गया है जो एक मैरिज का जो कंसेप्ट है ये बहुत ही पवित्र है, ये अनब्रेकेबल है, इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। बट इसके कुछ एक्सेप्शन, जैसे कि कुछ अगर आपके बीच में अगर डाइवोर्स हो जाए या कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाए आप इस मैरिज में नहीं रह सकते हो तो आपको डाइवोर्स दिया जा सकता है। अन्यथा जो हमारे हिंदू कल्चर में शादी को माना गया है वो एक बहुत ही ज्यादा पवित्र माना गया है और इस वजह से अगर मैरिटल रेप को हम अपराध की श्रेणी में कंसिडर करेंगे तो ये हो सकता है कि कोई भी हमारे देश में ज्यादा लंबे समय तक शादी एग्जिस्ट ना कर पाए। तो ये तर्क थे हमारे केंद्र सरकार की तरफ से और ये मैटर अब सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। देखना यह है कि एक हफ्ते बाद जब भारत सरकार अपना जवाब लेके आती है और इसमें हियरिंग होती है तो सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय क्या सुनाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।